हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। तो अब हमारी जो बुक है इंडियन ज्योग्राफी, अब उसके बारे में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स हैं आपसे वो वीडियो आपको प्रोवाइड होगी। तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में बात करेंगे। ये हमारे भारतीय भूगोल का पहला चैप्टर है। तो मैंने आपको वर्ल्ड वाली बुक में भी समझा दिया था कि जनसंख्या वितरण, घनत्व या संगठन का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। तो उसमें भी समझा दिया था, इसमें भी आपको समझा देता हूँ। तो जनसंख्या का मतलब क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट आता है वितरण, यानी लोगों का फैलाव कहाँ होगा, धरातल पर होगा। तो धरातल पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। नेक्स्ट आता है घनत्व। घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, अर्थात 1 किलोमीटर एरिया में जितने लोग निवास करेंगे उसका जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वृद्धि क्या होता है, 2 समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में जो भी परिवर्तन या बदलाव आता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। संगठन, संगठन का क्या होता है, जनांकीय विशेषताओं के अध्ययन को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। चलिए अब इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं कि आखिर जो जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, पहले तो बात करते हैं जनगणना के बारे में। तो जनगणना होती क्या है, तो जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जनसंख्या का पता लगाया जाता है कि जनसंख्या है कितनी, किसी देश की पॉपुलेशन है कितनी। तो जो भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन ये संपूर्ण नहीं हुई थी, ये असफल हो गई थी। असफल क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों का नामांकन रह चुका था। फिर जो संपूर्ण रूप से भारत में जो जनगणना हुई थी पहली, वो हुई थी 1881 के बाद। इसके बाद से भारत में प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है। 1981 के बाद प्रत्येक 10 साल बाद क्या होता है, जनगणना होती है। जैसे अभी 2021 में हुई थी, तो 2021 के मुताबिक भारत की जनसंख्या कितनी है, 135 करोड़ है। कितनी है, 135 करोड़। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि पहला हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वितरण का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि किसी क्षेत्र पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं, यानी फैलाव कहाँ होगा, धरातल पर होगा। अब बात की जाए कि अगर जो जनसंख्या है वो किसी दूसरे स्थान पर जाती है, यानी जनसंख्या को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं जिसके कारण लोग दूसरे क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। पहला आता है जलवायु। तो पहला आता है जल। तो जल क्या करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक होता है। क्यों, क्योंकि लोग सबसे पहले उन्हीं स्थानों पर रहने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं जहां स्वच्छ जल उपलब्ध होता है, क्योंकि जल मूलभूत इकाई होती है, जैसे खाना पकाने के लिए, रहने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है, अन्य कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो लोग उन्हीं क्षेत्रों में निवास ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट आता है जलवायु। जलवायु का अर्थ मतलब क्या होता है कि लोगों को ना ज़्यादा ठंडे और ना ज़्यादा गर्म, लोगों को सम जलवायु में रहना ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोग ज़्यादातर सम जलवायु में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट कारण है जलवायु। नेक्स्ट आता है भू आकृति। भू आकृति का मतलब क्या है, लोग पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में रहने की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा रहने की प्राथमिकता देते हैं। जो समतल मैदानी क्षेत्र होते हैं जनसंख्या वहीं ज़्यादा रहती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर भारत में जैसे यूपी, बिहार, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। वहीं अगर देखा जाए नागालैंड, मणिपुर, तो यहाँ जनसंख्या क्या होती है, कम पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये थोड़े पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। तो ये सभी कार्य भौतिक कारकों में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में पहला आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का अर्थ होता है कि जिन क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाकलाप ज्यादा होते हैं। औद्योगिक क्रियाकलाप का मतलब क्या है कि जहां जैसे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होती हैं, लोग उन क्षेत्रों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि उन क्षेत्रों में क्या होती है, वर्कर्स यानी श्रम की मांग क्या होती है, ज्यादा होता है। इसके साथ साथ नगरीकरण, लोग नगरीय क्षेत्रों में रहने की अधिक प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है कि साक्षरता दर और रहन सहन की दशाएं तथा रोजगार के अवसर उच्च होते हैं। इसके साथ साथ खनिज भी क्या करता है, लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं तो वहाँ खनन कार्य ज्यादा होगा,
और खनन कार्य अगर उस क्षेत्र में ज़्यादा होगा तो वहाँ लोगों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। ये आपके चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो जनसंख्या वृद्धि की अवस्था का जो प्रथम अवस्था है इसे कहते हैं स्थिर जनसंख्या वृद्धि। स्थिर जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है, यानी 1901 से लेकर 1921 तक की जो अवस्था थी वो जनसंख्या थी उस समय स्थिर थी, ठीक है ना। यहाँ ना जनसंख्या बढ़ रही थी ना ज़्यादा घट रही थी, यानी जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च थी इस टाइम पे। 1921 के दौरान में क्या हुआ था, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर क्या हो गई थी, जन्म दर ज्यादा थी और मृत्यु दर भी ज्यादा था। इस समय क्या हुआ था, स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, चिकित्सा सुविधाएं उतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, अधिकतर लोग अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, भोजन और अन्य आधारभूत जो आवश्यकताएं क्या थी, उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए यहाँ जनसंख्या क्या थी, ज्यादा स्थिर थी। नेक्स्ट बात करते हैं विस्तारित जनसंख्या वृद्धि। तो अगर बात की जाए इसमें 1921 से लेकर 1951 तक की अवधि को हम विस्तारित जनसंख्या वृद्धि मानते हैं, ठीक है। और देश भर में इसमें क्या होता है कि इसमें जनसंख्या जैसे जन्म दर उच्च था और मृत्यु दर कम थी, यानी मृत्यु दर में कमी आने का मुख्य कारण क्या था, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, ठीक है। यानी देश में क्या हो गई थी, मृत्यु दर में कमी आ गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो गया था। इसके साथ साथ 1920 के दशक में भारत में महान आर्थिक मंदी आ गई थी और इस समय दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया था। तो इस प्रकार से इसमें जनसंख्या क्या हो गई, मृत्यु दर भी थोड़ी बढ़ गई थी, यानी इस अवस्था में जन्म दर उच्च था और मृत्यु दर कम थी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपका आता है विस्फोट जनसंख्या वृद्धि। तो विस्फोट जनसंख्या वृद्धि की अवस्था 1951 से 81 तक के मानी जाती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, देश में मृत्यु दर तो तीव्र ह्रास हुआ ही था, मौतों में बहुत बड़ी क्या आई थी, कमी तो आई थी, लेकिन जनसंख्या क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब उस समय जनसंख्या तो बढ़ ही रही थी, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी भारत में बढ़ता जा रहा था। जैसे तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल से बड़ी संख्या में लोग क्या हो गए, भारत की ओर आने लग गए, जिसके कारण भारत में जनसंख्या का विस्फोट हो गया। इसीलिए इस अवस्था को विस्फोट जनसंख्या वृद्धि भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं घटती जनसंख्या वृद्धि। तो घटती जनसंख्या वृद्धि की जो अवस्था मानी जाती है वो 1981 के पश्चात बाद ही मानी जाती है, या वर्तमान में हम इसे घटती जनसंख्या वृद्धि की अवस्था मानते हैं। इसमें क्या हो गया था कि देश में विवाह के समय जो औसतम आयु है वो बढ़ गई थी। मतलब पहले क्या होता था कि महिलाओं की कम आयु में ही विवाह कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया था, यानी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया, स्त्री शिक्षा में सुधार किया गया, ठीक है ना। और लोग इसके साथ साथ अगर बात की जाए, लोग परिवार नियोजन के बारे में जान चुके थे, यानी किस तरीके से फैमिली प्लानिंग करनी है इसके बारे में जान चुके थे। इसीलिए इस समय जनसंख्या क्या हो गई थी, घट गई थी, इसीलिए इसे घटती जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा परिवार। तो भारत में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। अगर बात की जाए तो भारत में लगभग करीबन 500 भाषाएं हैं, अगर बात की जाए भारत में करीबन 500 बोलियां हैं। कितनी हैं? 500 बोलियां हैं और 179 क्या है, भाषाएं हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार हैं? 4। पहला आता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। कौन सा आता है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इसमें भारत की कुल जनसंख्या का करीबन 1.38% जनसंख्या ऑस्ट्रिक भाषा बोलता है, और इसका जो उप परिवार है वो ऑस्ट्रो एशियाई या ऑस्ट्रोनेशियन है, ठीक है। इसके अंदर जैसे इसकी प्रमुख शाखा की अगर बात की जाए तो मान, खमीर, मुंडा, इस तरीके की इसकी क्या होती है, शाखाएं होती हैं। ये ज़्यादातर मेघालय, निकोबार द्वीप, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, बंगाल जैसे देशों में बोली जाती है, राज्यों में बोली जाती है, और भारत के बाहर भी इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट आता है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार क्या है? भारत की कुल जनसंख्या का करीबन 20% भाग द्रविड़ भाषा बोलता है, और इसकी जो शाखा है जैसे दक्षिणी द्रविड़,
मध्य द्रविड़ और उत्तर द्रविड़। ज्यादातर ये भाषाएं साउथ में यानी प्रायद्वीपीय भारत में बोली जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बोली जाती है। नेक्स्ट आता है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती है, इसकी जो उप परिवार है वो तिब्बती म्यांमारी है, ठीक है ना। ये ज्यादातर ये जो इसकी जो उपशाखा की बात की जाए तो तिब्बती हिमालयी, उत्तरी असम और उत्तम म्यांमारी जो क्षेत्र हैं या इसकी उप वर्ग है या शाखा है। अगर इसके बारे में बात की जाए इसके क्षेत्र, तो ज्यादातर ये भाषा पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाती है, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमालय प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब क्षेत्रों में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में चीनी तिब्बती बोली जाती है। नेक्स्ट आता है भारतीय यूरोपीय या भारतीय आर्य भाषा। इसकी भारत की कुल जनसंख्या का करीबन 73% भाग भारतीय आर्य भारतीय यूरोपीय भाषा बोली जाती है। इसकी जो उपभाषा है इसे इंडो आर्य भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो शाखा है ईरानी, दर्दी या भारतीय आर्य भी कहा जाता है। ये भारत के बाहर भी बोली जाती है और भारत में मुख्यतः जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का ये पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट पार्ट आगे देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।